पिछले वीडियो में हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था। कूलाम का नियम जो है वो दो बिंदुवत जो आवेश हैं, जैसे मान लो एक आवेश जिसका मान Q1 है, दूसरा आवेश जिसका मान Q2 है, तो इनके बीच लगने वाले बल को बताता है कूलाम का नियम। हमने आपको बताया था कि अगर ये दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, इनके बीच दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो बल इन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी। इसको हल करने पर जोड़ने पर आया था F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जब ये चिन्ह हटाया था तो आया था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K एक स्थिरांक था और इस स्थिरांक का जो मान है वो प्रयुक्त की गई जो राशियाँ थीं उनके एक तो मात्रकों पर कि भाई इनकी मात्रक पद्धति क्या है, और आवेशों के बीच जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है। फिर हमने आपको बताया था कि SI सिस्टम में, जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो SI सिस्टम में जब आवेश के मात्रक हमने कूलाम में लिए थे, दूरी हमने मीटर में ली थी, तब अगर आवेशों के बीच में या तो निर्वात हो या वायु है तो उस समय K का जो मान था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन 0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान बताया था हमने आपको कि एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आवेशों के बीच लगने वाला जो बल हुआ वो अब हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बल तब है जब आवेशों के बीच में निर्वात या वायु हो। अब अगर हम ये कहें कि आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम हो, जैसे एक आवेश ये है, दूसरा आवेश यही था, इनके बीच में अगर हम कहते हैं, मान लीजिए जल हो या कांच की एक दीवार लगा दें या कोई और चीज़ हो, तो बल का मान क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि बल का मान जो है वो एक तो आवेशों के मान पर, उनके बीच की दूरी पर, और बीच में जो रखा हुआ माध्यम है ये जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होती है उस पर भी निर्भर करता है। अब अगर मान लीजिए दूसरे माध्यम की बात करें, अन्य माध्यम की बात करते हैं, और इस अन्य माध्यम जो रख रहे हैं, दूसरा कोई माध्यम रख रहे हैं, आवेशों के बीच दूरी वही है, इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, माध्यम की जो विद्युतशीलता है ये मान लीजिए ये है एप्सिलॉन, तब इस कंडीशन में आवेशों के बीच लगने वाला बल हम बोलेंगे F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी आवेशों के बीच में अगर माध्यम बदल जाएगा तो बल का मान भी बदल जाता है। यानी बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर, आवेशों के बीच की दूरी पर, आवेशों के मान पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यमों के लिए इस विद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है, तो बल का मान भी अलग अलग हो जाता है। तो अब अभी हमने पढ़ा
कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच, ये एक बिंदु आवेश Q1 था और दूसरा आवेश Q2 था, इनके बीच दूरी r थी। तो जब ये निर्वात या वायु में रखे हुए थे, आवेशों के बीच में निर्वात या वायु माध्यम था, तो उस समय आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो बल था F बराबर वायु में जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम हो, अगर हम यहाँ पर कोई अन्य माध्यम रख दें जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो अब इस माध्यम में जो बल होगा F माध्यम आवेशों के बीच में, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि विद्युतशीलता अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। तो निर्वात या वायु तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, लेकिन माध्यम कहीं कहीं आएगा। तो निर्वात या वायु के सापेक्ष माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसे हम एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन r से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। तो निर्वात या वायु के सापेक्ष माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, इसे हम उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका मान बराबर माध्यम की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये एक मात्रकहीन राशि है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जो मात्रक आपेक्ष इसकी माध्यम की विद्युतशीलता का होगा, वही मात्रक इसका होगा, दोनों कट जाएंगे, तो एप्सिलॉन r एक मात्रकहीन राशि होगी। अलग अलग माध्यमों के लिए जब एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है, तो एप्सिलॉन r का मान भी अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें कि शुद्ध जल की बात करते हैं, तो शुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन r का मान 80 होता है। इसी तरह अगर आवेशों के बीच में मोम आ जाए, वैक्स हो, तो पैराफिन मोम्स, उसके लिए एप्सिलॉन r का मान 3.5 के आसपास होता है। अगर कांच हो तो कांच के लिए एप्सिलॉन r का मान 4.5 से 10 के बीच होता है। और अगर धातुएं रखी हो, कोई धातु हो, तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन r का मान अनंत होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम आ जाएगा तो बल का मान परिवर्तित हो जाता है। अब वो कैसे परिवर्तित होता है उसको हम दिखा रहे हैं, आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एप्सिलॉन आर बराबर आया एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम विद्युतशीलता माध्यम की निकालें तो उसको लिखेंगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब अगर ये वाला मान यहाँ रखते हैं तो इस मान को अगर रखेंगे आप, तो जैसे ये मान हमारा आया था, इस मान को अगर रखते हैं तो देखो एफ माध्यम, अब माध्यम में जो बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मान हमारा आ गया अब दूसरे माध्यम में। तो हम तुलना करेंगे कि वायु में और माध्यम में बल में क्या संबंध होता है। तो माध्यम में बल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वायु में बल इतना था। तो हम देखेंगे कि जब आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम है उस समय बल कितना है, और जब वायु थी तो उस समय बल कितना था, इन दोनों बलों में क्या संबंध है। एफ माध्यम निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ वायु आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कैंसिल होंगे, इसका मतलब एफ माध्यम बटा एफ वायु ये आया 1/एप्सिलॉन आर। इसका मतलब एफ माध्यम में जो बल होगा इधर आ गया तो हो जाएगा एफ वायु बटा एप्सिलॉन आर। कहने का मतलब ये है कि जब आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम होगा उस समय बल एफ माध्यम ये बराबर होगा 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ वायु की तुलना में इतने गुना बल रह जाता है जब आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम उपस्थित होता है। तो कहने का माध्यम मतलब ये हुआ कि कूलाम का जो नियम रहा वो ये रहा कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदुवत आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाले बल का मान एक तो आवेशों के मान पर, आवेशों के बीच की दूरी पर, और आवेशों के बीच में कौन माध्यम है उस पर निर्भर करता है। और हमने अभी आपको बताया कि अलग अलग माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। तो जब एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है तो विद्युतशीलता अलग अलग होती है, इस कारण उनके बीच में लगने वाले बल का मान परिवर्तित हो जाता है। तो ये था कूलाम का नियम। अब देखिए आप, इसमें हम आपको बताते हैं आगे कि कूलाम का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। अब अगर मान लीजिए आवेशों के बीच में हम कोई दूसरा आवेश रख दें, यहाँ पर हमने एक आवेश रख दिया Q0, तो इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो अगर आवेशों के बीच में हम कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो इस तीसरे आवेश का दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर आवेशों के बीच में कोई और आवेश आ जाए तो उस आवेश की उपस्थिति का, किसी उस दूसरे आवेश की उपस्थिति का इनके मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो कूलाम का ये नियम हुआ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, जो कूलाम का नियम है, ये नियम न्यूटन का जो तीसरा नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया बल है ना, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल का जो नियम है उस नियम की पालना करता है। कैसे करता है देखिए। तो कूलाम का नियम हमने पढ़ा था अभी कि कूलाम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अगर आवेश निर्वात या वायु, जिसे हम फ्री स्पेस या मुक्त आकाश कहते हैं, में रखे हैं तब। बल एक सदिश राशि है। तो अब देखिए, अगर हमारे पास जैसे एक आवेश था Q1 और दूसरा आवेश था Q2, इन आवेशों के बीच दूरी है मान लीजिए R, तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। यानी बल दोनों आवेशों के मध्य लगता है और एक आवेश, हर आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि Q1 आवेश द्वारा, Q1 जो आवेश है ये, इसके द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, इसको बोलेंगे F12, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये आवेश क्या करेगा, ये जो आवेश है वो इस आवेश को धक्का देगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? अगर दोनों समान हैं तो। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो ये आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर अगर हमें मान के चलते हैं कि दोनों आवेश समान हैं तो Q1 आवेश Q2 आवेश पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, F12। 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल क्यों लगाएगा इधर दिशा में? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम कहता है कि बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो इसको अगर हम वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पर R12, यानी 1 से 2 की तरफ। इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल ये हो जाएगा F21, 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल। अब ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा, यानी ये इस दिशा में लग जाएगा, F21। और इस बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, 2 से 1 की तरफ। अब हम जानते हैं कि R12 वेक्टर बराबर माइनस R21 वेक्टर। तो इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R12 कैप, 12 माइनस कैप। इसको लिखेंगे हम यहाँ पर कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसको बाहर ले आओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। ये क्या दिख रहा है? ये हमको दिख रहा है F12। इसका मतलब ये हुआ कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी इस आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल उतना ही है जितना ये आवेश इस आवेश पर लगाएगा, और बल की दिशा विपरीत है। यानी एक बल अगर इसको हम क्रिया कहें तो वो प्रतिक्रिया बराबर है। यानी ये नियम न्यूटन के तीसरा जो नियम है गति का, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं,
इस नियम की पालना करता है। तो कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ये तो था कूलाम का नियम, जिसकी सहायता से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हों, 3, 4, 5, 7 बहुत सारे आवेशों का झुंड हो, तो क्या होगा? तब बल की गणना अगर करनी है तो उसके लिए एक नियम है जिसे हम कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये नियम ये कहता है कि अगर कहीं बहुत सारे आवेश हैं, एक Q है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 है, बहुत सारे आवेश हैं, तो क्या होगा? हर आवेश एक दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। ये आवेश इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा। कहने का मतलब है कि हर आवेश एक दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तब किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना हम इस नियम से करेंगे। और ये नियम कुछ भी नहीं है, वही है कि कूलाम का नियम ये कहता था कि दो बिंदु आवेशों के बीच अगर हम किसी तीसरे माध्यम को रख देते हैं तो उस माध्यम पर लगने वाले बल का मान आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो नियम ये कहता है जैसे किसी एक आवेश पर आपको इस आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है तो इस आवेश पर कौन लगाएगा? ये आवेश बल लगाएगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा। बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशियों का योग हमेशा सदिशों के नियम से ही करते हैं। तो इस कंडीशन में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो बल उन सभी आवेशों द्वारा इस आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये नियम किसका है? इस नियम को बोलते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि विभिन्न आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि इस आवेश से ये दूरी r1 है, ये दूरी r2 है, ये दूरी r3 है। सदिश योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बल सदिश राशि है। सदिश राशियों का जोड़ना हमेशा सदिशों के नियम से ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुल बल जो हो जाएगा F वेक्टर वो होगा, अब इनके बीच बल निकाल लो। क्या कहेगा बल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q1 अपॉन दूरी का वर्ग r1 स्क्वायर r1 कैप। बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, अगर समान है तो इधर और अगर विपरीत है तो इधर। ऐसे ही इसके बीच लगने वाला बल निकालोगे प्लस F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r2 स्क्वायर r2 कैप। इसी तरह तीसरे का। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर कहीं पर बहुत सारे आवेश हैं तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो उन सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इतना सा नियम है। अब इस नियम के आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह से सवालों को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? K गुणा पहला आवेश इनटू दूसरा आवेश बटा आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। दोनों समान है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत है आकर्षित करेंगे, और बल कहाँ लगेगा? दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा।
यहाँ पर हम आपको बताना भूल गए थे कि के का मान निकालें। तो के का मान जैसे हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का मान 3.14 होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की घात माइनस के 12। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के का मान आएगा लगभग 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो गणनाओं में हम के का मान अगर माध्यम नहीं दे रखा है तो हम निर्वात या वायु को मान करके बल का मान जब ज्ञात करेंगे तो के का मान हम डायरेक्ट 9 गुणा 10 की घात 9 ही रखेंगे। अगर माध्यम बदल जाता है तो उसके अनुसार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने आपको बताया था कूलाम का नियम और आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न आवेशों की उपस्थिति में हम बल का परिमाण या बल का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, न्यूमेरिकल किस आधारित होते हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।